हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, दैट इज ईपीसीजी स्कीम। देखो, मैंने पहले ही बताया था ना कि इस चैप्टर में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हम बहुत सारी स्कीम्स है, अलग अलग स्कीम्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो जैसे हमने कुछ स्कीम्स पढ़ ली, कुछ स्कीम्स हमें और पढ़नी है, तो उन्हीं में से एक स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। देखो, नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो रही है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आप कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करो, मतलब एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा देना है और कैपिटल गुड्स को लेकर आओ, इंडिया में इंपोर्ट करो। अब उस कैपिटल गुड्स से आप क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन करके आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे। नाम समझना, नाम तो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, लेकिन कैपिटल गुड जो बाद वाला है ना, वो इंपोर्ट की बात करता है। यानी आप पहले करो इंपोर्ट, फिर आप करो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। उस चीज को एक्सपोर्ट करो जो आपने उस कैपिटल गुड्स की मदद से मंगवाई है, बनाई है, जो आपने कैपिटल गुड्स मंगवाए थे। कैपिटल गुड्स का हमें मतलब पता है ना, मशीनरी है यहाँ पे। तो जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट आपने मंगाए थे, क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उन गुड्स का यूज करके प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और उन गुड्स को एक्सपोर्ट करो। तभी तुम्हें ये जो तुमने जो ड्यूटी पे करी है ना कैपिटल गुड्स पे, मतलब तुमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे तुम्हारी क्या लगी? ड्यूटी लगी। इंपोर्ट पे क्या लगी? ड्यूटी। तुम सरकार के पास गए, सर ड्यूटी बहुत ज्यादा है, सर ड्यूटी बहुत ज्यादा है। सरकार ने बोला चलो एक काम करो, तुम एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी वापस दे देंगे। तुम क्या करो? एक्सपोर्ट करो। तुम क्या करो? एक्सपोर्ट करो। ये जो ड्यूटी तुमने यहां भरी है ना, ये हम तुम्हें वापस दे देंगे अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन कितना एक्सपोर्ट करोगे वो हम बताएंगे। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारी कितनी होगी, कितना तुम्हें एक्सपोर्ट करना है वो हम बताएंगे। अगर तुमने उन कंडीशंस के हिसाब से एक्सपोर्ट कर दिया तो हम तुम्हारी ड्यूटी रिम्बर्स कर देंगे, तुम्हारी ड्यूटी वापस कर देंगे, जो ड्यूटी तुमने पे करी है कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करने में। इवन अगर तुमने कैपिटल गुड्स लोकल से भी खरीदे हैं, अगर तुमने कैपिटल गुड्स लोकल, इंडिजीनियस बोला जाता है इसे, ठीक है, इंडिजीनियस सोर्स। तो अगर तुमने लोकल से भी अगर मशीनरी खरीदी है, कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, तो कैपिटल गुड दो की बात कर रहा हूं। एक इंपोर्ट किया है तुमने, इंपोर्ट पे ड्यूटी आए हो। एक तुमने कैपिटल गुड्स लोकल मार्केट से खरीदा है, तो यहाँ पे इंडिया के जो टैक्सेस हैं वो पे किए हैं तुमने, उस पे जीएसटी पे किया है तुमने इस पे। तुम कह रहे हो कि सर अभी नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट करी है, इतना टैक्सेस का खर्चा, ये सब चीजें, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा एक्सपोर्ट करो, सारा वापस दे देंगे। एक्सपोर्ट करने वाले तुम बनो, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है। तुम्हारे जो खर्चे, जो तुमने कैपिटल गुड्स को लाने में जो तुमने ड्यूटीज पे करी है, वो सारी की सारी ड्यूटीज हम वापस कर देंगे। लेकिन तुम क्या करो? तुम एक्सपोर्ट करो, फिर हम तुम्हें ये बेनिफिट देने के लिए तैयार है। तो तुम अगर कैपिटल गुड्स खरीदने गए थे, तो तुमने पहले, खरीदने से पहले तुमने इस स्कीम में ऑथराइजेशन मांगी कि क्या सर मैं ले आऊं मशीनरी, मुझे अगर मैं अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो तुम क्या मुझे वापस दे दोगे? मैंने जाके मिनिस्ट्री से पूछा, मैंने जाके डिपार्टमेंट से पूछा, हाँ जी सर मैं ना कैपिटल गुड्स लेकर आ रहा हूँ, मैं कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कैपिटल गुड्स लोकल मार्केट से खरीदूंगा और मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो ये जो अभी मैं टैक्सेस पे करने वाला हूँ, ये मैं ड्यूटी पे करने वाला हूँ, इसका रिम्बर्समेंट कब मिलेगा? तो बोले पहले आप ऑथराइजेशन लो, फिर आप कैपिटल गुड्स लेकर आओ, फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो। जैसे जैसे प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे ड्यूटीज वापस मिलेंगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ड्यूटीज वापस से मिलती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा दे देंगे, कुछ सालों का टारगेट रखा गया 6 साल का, तो वो आप पूरे करो, आपको पूरी की पूरी ड्यूटी वापस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? अलाउ इंपोर्ट, पहली चीज, और दूसरा अलाउ प्रिक्योर फ्रॉम इंडिजीनियस सोर्स, मतलब लोकल मार्केट। तो आप चाहो तो लोकल से भी खरीद सकते हो और आप चाहो तो इंपोर्ट भी कर सकते हो। पर्पस क्या है? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले यूज होनी है वो मशीनरी, प्रोडक्शन के दौरान यूज होनी है, या प्रोडक्शन के बाद पैकिंग वैकिंग या किसी और चीज के लिए यूज होनी है, तो ये तुम इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे इंपोर्टेंट, जीरो कस्टम ड्यूटी पे। अगर तुम
इस स्कीम के हिसाब से जाओ तो तुम जीरो कस्टम ड्यूटी पे क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, तुम जीरो टैक्स भर के वो मशीनरी लेकर आ सकते हो। लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन को मत भूलना, एक्सपोर्ट करोगे तो ही वापस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स सर्विसेज टू एनहेंस इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। कि पर्पज ये है कि तुम अच्छी अच्छी मशीनें लाओ इंडिया में, उनसे माल बनाओ, फिर ताकि इंडियन गुड्स की डिमांड हर जगह हो जाए, पूरी मार्केट भर जाए इंडियन, मतलब वो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड हो, कुछ ऐसा कर दो। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए स्कीम बनाई गई है। अब कौन कौन से कैपिटल गुड्स, बोले कैपिटल गुड्स में क्या क्या शामिल है, बोले वो कैपिटल गुड्स जो चाहे डिलीवर किए जाएंगे पार्ट्स में, असेंबल किए जाएंगे डेस्टिनेशन में। सेमी नॉक्ड गुड हो सकता है, कंप्लीटली नॉक्ड। कंप्लीटली नॉक्ड ये है जहां डिलीवर किया जाता है पार्ट्स में और असेंबल किया जाता है डेस्टिनेशन पे। सेमी नॉक डाउन कंडीशन देयर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हो सकते हैं, स्पेयर, मोल्ड्स, डाई, जिगस, फिक्सचर, टूल, रिफैक्टरीज फॉर इनिशियल लाइनिंग एंड स्पेस रिफ्रैक्चरीज, ये कुछ जो भी यूज होते हैं टूल्स वगैरह, ये हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन ज्यादा जल्दी हो पाती है नॉर्मल से, तो इसे भी कैपिटल में शामिल किया गया है क्योंकि ये भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए कैटालिस्ट को भी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दिया कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है। बोले कैपिटल गुड्स ये ही होंगे, इनके अलावा और किसी चीज की यहाँ बात नहीं करी गई। दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट स्कीम के तहत इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी आप ईपीसीजी का फायदा उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम का मतलब क्या है, ये एक स्कीम है, ये कॉन्सेप्ट है यूनिक टू इंडियन कस्टम्स wherein all the goods imported for the purpose of setting up of industrial project or substantial, कि इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए आप जो गुड्स लेकर आए हो प्रोजेक्ट स्कीम के तहत, वो भी यहाँ पे कैपिटल इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्टर नोटिफाइड बाय सीबीसी इज आल्सो परमिटेड अंडर ईपीसीजी स्कीम, कि प्रोजेक्ट स्कीम के तहत जो तुम गुड्स लेकर आना चाहते हो उनका बेनिफिट तुम ईपीसीजी में उठा सकते हो, कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके जीरो ड्यूटी भर के तुम क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है आपके ऊपर, क्या है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। जितना तुमने ड्यूटी बचाई है उसका 6 गुना तुम्हें आने वाले 6 साल में, कहां से 6 साल, जिस दिन तुम्हें ऑथराइज किया गया था लाने के लिए, वहां से 6 साल में तुम्हें जितनी ड्यूटी सेव करी है उसका 6 गुना तुम्हें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, 6 टाइम एक्सपोर्ट, जितनी तुमने ड्यूटी बचाई है उसका 6 गुना तुम्हें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है आने वाले 6 सालों में। ऑथराइजेशन जो तुम्हें मिलेगी वो 18 महीने के लिए वैलिड है, यानी तुम्हें 18 महीने में क्या लेकर आने हैं, 18 महीने में तुम्हें कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर लेना है जिस दिन तुम्हें ऑथराइज किया जाएगा। और रीवैलिडेशन अलाउड नहीं है, दोबारा आप इसे वैलिडेट नहीं करा सकते, दोबारा परमिशन भी नहीं मिलती है, एक ही बार लाइफ टाइम में परमिशन मिलती है। सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं परमिट किया गया है टू बी इंपोर्टेड अंडर ईपीजीसी, और इंपोर्ट उन रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स का shall be permitted under EPG only after approval from EXIM facilitation center। अगर आप कोई रेस्ट्रिक्टेड गुड्स का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन लो, परमिशन लेने के बाद आप उसे ईपीसीजी में शामिल कर सकते हैं। और अगर गुड्स एक्सपोर्ट करने वाले हो तुम, अंडर ईपीजीसी ऑथराइजेशन आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट, द ईपीजीसी ऑथराइजेशन शैल बी इशूड only after approval for issuance of export authorization from EXIM facilitation center as DGFT headquarter। कह रहे अगर तुम गुड्स एक्सपोर्ट करने जा रहे हो ईपीजीसी ऑथराइजेशन के तहत, आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट, और वो गुड्स रेस्ट्रिक्टेड है, तो ऊपर वाले पॉइंट में भी तो यही था ना कि अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड है इंपोर्ट के लिए, अब नीचे क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट के लिए, तो दोनों ही केसेस में परमिशन लेनी है। कह रहा है अगर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड था, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो तुम कैपिटल गुड्स लेकर आए हो वो रेस्ट्रिक्टेड वाली है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट बना के, ईपीजीसी वाली मशीन जो लेकर आए थे उससे जो तुम गुड्स बनाना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो एक्सपोर्ट वाले गुड्स कैसे हैं, रेस्ट्रिक्टेड है,
तो तुम क्या करोगे, इस स्कीम में ऑथराइजेशन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम पहले एक्जिम फैसिलिटेशन कमेटी से क्या लेकर आओगे, अप्रूवल लेकर आओगे। डन। तो स्कीम में क्या है, सबसे पहले कैपिटल गुड्स पढ़ाए गए, फिर बोला प्रोजेक्ट स्कीम भी इसी का पार्ट मानी जाएगी। फिर कह रहा है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितनी है, फिर कह रहा है ऑथराइजेशन की वैलिडिटी कितनी है, सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स इस स्कीम में शामिल नहीं है, और अगर तुम रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स का इंपोर्ट करना चाहते हो तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसी तरह गुड्स जो बना के तुम बेचना चाहते हो, प्रपोज टू बी एक्सपोर्टेड, वो भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम में आते हैं, तो पहले तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन किस किस चीज के लिए अलाउड नहीं है, यानी ऑथराइजेशन किस किस चीज के लिए इशू नहीं होगी। एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें कैपिटल गुड्स लाने की परमिशन नहीं है। अगर तुम कैपिटल गुड्स लाके उनसे क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बोले इंडिया में ही कमी है, बाहर कहाँ भेजेंगे। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी करना चाहते हो तुम डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत, यूज ऑफ पावर करना चाहते हो इन देयर ऑन यूनिट, या सप्लाई और एक्सपोर्ट करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सर्विसेज। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड कोई भी मशीन अलाउड नहीं है इस स्कीम के तहत। तो ऑथराइजेशन अंडर ईपीजीसी शैल नॉट बी इशूड फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ऐसे कैपिटल गुड्स जिनका यूज किया किसके लिए होना है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, यूज करने के लिए, तो वहां पे ये अलाउड नहीं है। ठीक है भाई, वहां पे ये चीज अलाउड नहीं है। डन। नेक्स्ट आपका कवरेज ऑफ द स्कीम, स्कीम के कवरेज, यानी स्कीम में कौन कौन आता है। ठीक है, कवरेज ऑफ द स्कीम, स्कीम में कौन कौन आएगा, बोले स्कीम में आएंगे मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट करेंगे, हो सकता है इनके साथ सपोर्टिंग वाले हो सकता है ना हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर। अगर वहां पे सपोर्टिंग है तो उसका नाम भी लिखना है, अगर वहां पे सपोर्टिंग है तो आपको वहां पे उसका नाम भी लिखना है। इसमें क्या आएगा, अब ये याद रखना, यहाँ पे सीएसपी है, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। कॉमन सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, बोले जो सबको सर्विसेज देते हैं एक स्पेसिफाइड जगह में। तो अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कैपिटल गुड्स लेकर आ रहे हैं तो इनके लिए कुछ कंडीशंस है। ईपीजीसी आल्सो कवर ए सर्विस प्रोवाइडर जिसको डेजिग्नेट या सर्टिफाइड किया गया है एज ए कॉमन सर्विस प्रोवाइडर बाय डीजीएफटी। कह रहे वो सर्विस प्रोवाइडर जिसको डेजिग्नेट या सर्टिफाइड किया गया एज ए सीएसपी, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, प्रोवाइडेड वो कहां पर है, इन द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। आल्सो कवर सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस प्रोवाइडर जो कहां पर है, इन द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एफटीपी या हैंडबुक विद द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहा है बाय यूजर ऑफ कॉमन सर्विस, इसे काउंट किया जाएगा टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ सीएसपी। यानी कॉमन सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज का यूज करके अगर तुम क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो, तो ये एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन में शामिल होगा, किसके, सीएसपी के। शैल कंटेन ईपीजीसी ऑथराइजेशन, डिटेल ऑफ सीएसपी, shipping bill concerned RA must be informed about the detail of user prior to such export. Such exporters will not count toward fulfillment of specific export obligation in respect of other EPCG authorization. कह रहे किसी और के लिए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ जो सीएसपी है उसके लिए यूज करेंगे और किसी के लिए नहीं। आपको क्या करना है, इस केस में बैंक गारंटी भी देनी है। इस केस में आपको क्या देना है, बैंक गारंटी देनी है, जितनी आपने ड्यूटी सेव करी है उतने रुपए। ठीक है, बैंक गारंटी कैन बी गिवन बाय सीएसपी और बाय एनी ऑफ द यूजर और कॉम्बिनेशन एट द ऑप्शन ऑफ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। हम यहाँ पे बेसिकली बस बात ये कर रहे हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप इंपोर्ट कर रहे हो, किसको बीच में लेके, सीएसपी को बीच में लेकर, और इसके बाद क्या बोले यूजर है, तो बोले ये जो सीएसपी है ये अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में इसे शामिल कर लेगी और गारंटी भी देनी पड़ेगी, चाहे यूजर दे चाहे सीएसपी दे, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर भी दे सकता है और जो सर्विसेज ले रहा है वो भी दे सकता है। ठीक है, आप इसके थ्रू करोगे तो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इन्हीं का माना जाएगा और किसी के लिए काउंट नहीं होगा। जिसका स्पेसिफिक जो कर रहा है उसी के लिए यूज करना है और किसी के लिए यूज नहीं करना है। एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लाई है, मतलब तुम्हें खुद ही करना है, चाहे इंडस्ट्रियल यूज करो चाहे नॉन इंडस्ट्रियल यूज करो। पढ़ा था ना, एक्चुअल यूजर इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल टिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कंप्लीटेड। जब तक तुमने पूरा एक्सपोर्ट ना कर दिया 6 टाइम जो भी तुमने ड्यूटी सेव करी है,
तब तक एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब तब तक तुम्हें खुद ही यूज करना है। कमर्शियल में, नॉन कमर्शियल में तुम किसी और को नहीं दे सकते वो कैपिटल गुड्स। अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए कुछ कंडीशन है। क्या? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन शैल बी फुलफिल्ड बाय द ऑथराइजेशन होल्डर। किसके थ्रू? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के थ्रू, जो मैन्युफैक्चर करे है उसने, या सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर जिसको उसने मशीन दिलवाई है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप कितना करोगे? बोले आपके 3 लाइसेंसिंग ईयर का जो एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट है, एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट अचीव बाय एप्लीकेंट इन प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर फॉर सेम और सिमिलर प्रोडक्ट विद इन द ओवरऑल ईओ पीरियड इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड पीरियड इफ एनी। कह रहे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारी कितनी है? ओवर है एंड अबव है, मतलब ज्यादा ही है किससे? जितना तुमने एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट पिछले 3 सालों में किया है, अब मशीन आने के बाद तो उससे ज्यादा करना है, यानी मशीन आने के बाद अब तुम्हें उससे ज्यादा करना है। अगर तुम लोकल मार्केट से खरीद रहे हो तो तुम्हारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 25% कम होगा, 25% कम होगा जो इंपोर्ट से। ठीक है, 25% कम किससे? इंपोर्ट वाले के, इंपोर्ट वाले के ईओ से। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से तुम्हारा 25% कम है अगर तुमने कैपिटल गुड्स कहां से लिए हैं? लोकल से ही लिए। शिपमेंट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, डीआईएफए, ये कुछ स्कीम्स के नाम है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, डीआईएफए एक स्कीम है, ड्रॉबैक एक स्कीम है, रिवॉर्ड स्कीम है। ये इनके अकॉर्डिंग भी तुम क्या करोगे? एक्सपोर्ट तो करोगे, ये भी काउंट किया जाएगा फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर ईपीसीजी। इन सारी स्कीम के तहत आपको एक्सपोर्ट ही करना है, तो आपने किसी भी स्कीम के तहत एक्सपोर्ट किया हो तो वो यहां भी काउंट होगा और वहां भी काउंट होगा। एक्सपोर्ट फिजिकल एक्सपोर्ट ही होना चाहिए। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट एज स्पेसिफाइड बाय एफटीपी शैल आल्सो बी काउंटेड। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब पता है ना, जब डीटीए से एससीजेड में जा रहा है तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। डीम्ड एक्सपोर्ट क्योंकि लोकल से लोकल ही है, लेकिन एससीजेड को हमने बाहर का एरिया माना है। रॉयल्टी पेमेंट अगर आपने रिसीव करी है बाय ऑथराइजेशन होल्डर इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड फॉर आर&डी सर्विस, इसे भी काउंट किया जाएगा ईपीसीजी में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए। कि अगर आपको कोई रॉयल्टी पेमेंट रिसीव हुई है ऑथराइजेशन होल्डर को, या फॉरेन एक्सचेंज आपने रिसीव किया है आर&डी के लिए, तो इसे भी काउंट किया जाएगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में। पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है रुपी टर्म में, यानी चाहे इंडियन रुपीज में आई हो, इसे भी काउंट किया जाएगा, लेकिन किस में चेंज करने के बाद? डॉलर में चेंज करने के बाद इसे भी काउंट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में क्या क्या आएगा? बोले एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड बाय द ऑथराइजेशन होल्डर। किसके थ्रू फुलफिल होनी चाहिए? एक्सपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 साल के एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए, और इंडिजीनियस है तो 25% कम भी हो सकती है। और अगर दूसरे स्कीम के तहत आपने एक्सपोर्ट किया तो इसके लिए भी वो काउंट कर लेंगे। एक्सपोर्ट फिजिकल होना चाहिए, और डीम्ड एक्सपोर्ट भी काउंट करेंगे। रॉयल्टी वगैरह के जो पैसा आया है इसे भी काउंट करेंगे। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जितना तुमने जनरेट की है इनकम, उससे ज्यादा इनकम अब तुम्हें जनरेट करनी है। क्या करनी है? एक्सपोर्ट करके। मतलब पिछले 3 सालों में तुमने एक्सपोर्ट किया, वहां से तुमने जो पैसा कमाया, अब तुम्हें उससे भी ज्यादा कमाना है। अब तुम्हें क्या करना है? उससे भी ज्यादा कमाना है। ये उसकी बात कर रहे हैं। लीगल अंडरटेकिंग, बॉन्ड और बैंक गारंटी इन केस ऑफ एग्रो यूनिट। अगर तुम एग्रो यूनिट के लिए क्या लेकर आ रहे हो, कोई मशीनरी लेकर आ रहे हो, तो वहां पे तुम्हें एक लीगल अंडरटेकिंग या बॉन्ड भरना पड़ेगा, या 15% जितनी वैल्यू है उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। अगर तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम एग्रो एक्सपोर्ट जोन में तुम्हारी यूनिट्स है और तुम वहां ईपीजीजी के तहत मशीनरी लेकर आ रहे हो, इस टेकन फॉर एक्सपोर्ट हो, या जिसका तुम यूज करोगे एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए। इंडिजीनियस सोर्स, तो ये तो वैसे भी अलाउड है। एक पर्सन होल्डिंग ईपीजीसी ऑथराइजेशन में सोर्स मतलब वो प्रिक्योर कर सकता है, खरीद सकता है कैपिटल गुड्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से। इसे क्या माना जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, और ये डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। आल्सो परमिटेड फ्रॉम ईओयू एंड दी सप्लाई शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज। पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? आपका कितना आपने अर्न किया है माइनस आपके कितने खर्चे हुए, और ये जो रिजल्ट आना चाहिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। जो रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, यानी आपके पास पॉजिटिव डॉलर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि खर्चे ज्यादा हो गए। कैलकुलेशन, अगर डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट बाहर से ही हो रहा है, तो एक्सपोर्ट एप्लीकेशन कितनी होगी? एक्चुअल ड्यूटी जितनी आपने सेव करी है उसका 6 टाइम। अगर आपने डोमेस्टिक सोर्सिंग करी है
तो फिर नोशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड इन एफओआर वैल्यू, ठीक है। फिर रेकन करेंगे विद रेफरेंस टू द नोशनल कस्टम ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी सेव्ड ऑन एफओआर वैल्यू, मतलब क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया तो बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगी, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी को ध्यान में रख के आपने जितनी ड्यूटी सेव करी है उतने रुपए का आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन माना जाएगा। इंसेंटिव, अगर आप क्या कर देते हो, आपका जितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया टाइम से पहले, 75 और मोर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपने फुलफिल कर दिया, एंड ए 100% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन टिल डेट, if any, in half or less than half the original export obligation period specified by the remaining export obligation shall be cut down। अगर आपने 75% या उससे ज्यादा स्पेसिफिक का या एवरेज का 100% आपने आधे टाइम में ही कर दिया, हाफ और लेस देन हाफ टाइम पीरियड में ही कर दिया, तो बचे हुए के लिए आपको छोड़ा जा सकता है कि छोड़ो कोई नहीं, आप तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया, तुम अपना काम आराम से करो। रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की बात करें तो 75% होगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो नॉर्मल का होता है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट और जम्मू और कश्मीर के लिए भी क्या किया गया है, शैल बी 25% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, उनके लिए भी 25% होगा, कम कर दिया गया है। और लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोस्ट एक्सपोर्ट। पोस्ट एक्सपोर्ट क्या है, मशीन ले आए, ठीक है, अब एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट से पहले जाके ये कहते हैं कि हमने मशीन ली थी, उस टाइम हमें पता नहीं था, तो दैट मीन्स पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीजीसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ये अवेलेबल है उन एक्सपोर्टर को जो इंटेंड टू इंपोर्ट, जो इंपोर्ट करना चाहते हैं कैपिटल गुड्स पूरी पेमेंट करने के बाद इन कैश, एंड चूज फॉर ऑप्ट फॉर द स्कीम, और जिन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया और अब वो स्कीम अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी आपने पे करी है वो आपको वापस मिल जाएगी, फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब आपको वही क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। इस केस में ऑब्लिगेशन कितनी होगी, 85% होगी। ड्यूटी रिमिशन, कितना रुपया आपको वापस होगा, ये आपकी जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करोगे वैसे वैसे आपको ड्यूटी आपकी मिलती जाएगी। आफ्टर ऑल प्रोविजन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एफटीपी, ये जो एप्लीकेबल है, also be applicable to the post export EPGC duty credit script, all provision of existing EPCG shall apply insofar they are non inconsistent with the scheme, तो सारे प्रोविजन जो भी है एग्जिस्टिंग सारी चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है, डन। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत आसान सा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या चीजें रहेगी, डन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।